Hello dear students, so welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today we are going to do NCERT example of microorganism friend and foe. Now dear students, वी हैव डन माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर के हमने सारे जो कीवर्ड्स है वो कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है पार्ट वाइज, जिससे कि आपकी आंखों में डायरेक्ट फोकस ना पड़े। आप लोग से 5-5 मिनट का ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ ओनली ऑफ 30 और 28 मिनट्स वीडियोस, तो आपको उन्हें देखना है, समझना है अच्छी तरह, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एंड क्योंकि मेरे को कोई बच्चों के कमेंट्स आए थे डैट मैम वी वांट एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स फॉर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई आई हैव बॉट देम। सो अब आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड मैं पहले ही बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, दैट फॉर NCERT ईच एंड एवरी लाइन शुड बी क्लियर टू यू सो दैट you can understand each and every concept of that line. And if you are able to understand all the concepts, so what will happen eventually, you will do the question answers more and you will practice more, and then you will get the good grades. Okay, right? So this is something that I wanted to tell you. अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। और कोई बात नहीं, ये वाला जो सेशन होने वाला है ये बिल्कुल अच्छी भाषा में होने वाला है, जो कि आपकी हिंदी। तो हिंदी में पूरा सेशन कंडक्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे ये क्या हो, आपको सारी नॉलेज आ जाए माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। अब देखो, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ऑलवेज सी द मुख्य चीज़ मीन्स द मेन थिंग उस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, देखो जैसे इस क्वेश्चन को पूरा किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग काट दो, ये इंग्लिश है, इंग्लिश को भूल जाओ, साइंस में आओ। ठीक है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, ये आपका मेन सेंटेंस है इस क्वेश्चन में। अब हमें याद आता है कि भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है होस्ट सेल के अंदर, वो कौन है? वो भैया हमें याद आया कि वो तो वायरस है ना। क्यों? क्योंकि हमने हर डेफिनेशन आप लोग अपने कीवर्ड्स में ही पढ़ते होंगे, डैट वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। कितनी बार रटा होगा ये डेफिनेशन आपने? ये कभी समझा इसको कि भाई क्या कह रहा है सेंटेंस? ये कह रहा है कि वायरस सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी, वायरस। द डिजीज इन ह्यूमन्स कॉज्ड बाय वायरसेस। भाई जब भी ऑप्शन दिए हो ना, तो पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज़ है ना। अगर आपको नहीं भी पता, भाई वायरस वाली डिजीज़ मैंने नहीं पढ़ी, मैंने बैक्टीरिया वाली पढ़ी है, प्रोटोजोआ वाली पढ़ी है, तो मैं अब इन दोनों डिजीज़ से ही हिसाब लगा के आराम से आंसर बनाती हूँ। ये होती है तुक्केबाजी। लेकिन अगर सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आपको तुक्केबाजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन देखते ही टिक मार दोगे डायरेक्ट। यहाँ पे दिया गया है टाइफॉइड, डायजेंट्री, इन्फ्लुएंजा और कलेरा। अगर मैं टाइफॉइड की बात करूँ, टाइफॉइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। कोलेरा इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज़। डायजेंट्री की बात करूँ, डायजेंट्री इज़ अ प्रोटोजोआ वन डिजीज़। ओके, तो अब मेरे को कैसे पता, मैम आपको कैसे पता चला कि डायजेंट्री ये है, कोलेरा वो है? क्योंकि मैंने NCERT बुक पढ़ी है अच्छी तरह लाइन वाइज, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे, हर बार कह रही हूँ कि भाई NCERT की एक एक लाइन पढ़ो। शुरू का ही जो इंडेक्स पेज है ना आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसमें ही नीचे से दिया गया है डिजीजेस लाइक डायजेंट्री। अगर किसी ने वो लाइन ध्यान से पढ़ी होगी तभी तो याद आएगा कि डायजेंट्री आपकी प्रोटोजोआ से होती है, वरना कैसे याद आएगा, है ना। तो आपकी बची क्या? बचा इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सारी डिजीजेज हैं जो कि आपके वायरस से होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड। भाई ये क्वेश्चन तो मैम हमें पढ़ते ही आ गया, एंटीबायोटिक्स। अब मैंने एंटीबायोटिक्स कैसे बोला, पढ़ लेते हैं। पेन किलर तो भाई वो चीज़ हुई जो आप अपने दर्द को कम करने के लिए खाते हो, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप अपने दांत वगैरह तुड़वाते हो ना, कभी कभी, मतलब आप तो नहीं तुड़वाते होगे, आप तो बच्चे हो, लेकिन जो बड़े लोग आपके वहाँ पे तुड़वाते होंगे दांत, तो उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेन किलर। वाई? बिकॉज जब आपका दांत टूटता है तो आपको बहुत दर्द होता है, राइट। आपके मुंह में दर्द होता है, देन वो दर्द, क्योंकि आपकी सारी नसें जुड़ी होती है, इसलिए वो स्टेज में भी चला जाता है ना। तो ये दर्द को कम करने के लिए व्हाट डॉक्टर प्रिस्क्राइबर्स, दे प्रिस्क्राइबर्स पेन किलर्स, राइट। सो अब पेन किलर सिर्फ ये चीज़ हुई जो हमारे दर्द को कम कर रही है, विच इज़ किलिंग आवर पेन, राइट। बट अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूँ, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज
to kill microorganisms which are harmful microorganisms, right? एंटीबॉडीज़ तो वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी सिक्रीट करती है इन्वेडर को रोकने के लिए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए, है ना। और वैक्सीन तो आपकी एक वो होती है जो आपको दी जाती है, टीकाकरण जो कि आपको दिया जाता है ताकि क्या हो कि जो है आपको एक इम्यूनिटी मिल जाए वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए, है ना। तभी आपने बचपन में देखा होगा आपको अभी भी इंजेक्शंस लग रहे होंगे ना, अभी तो नहीं लग रहे होंगे लेकिन अभी आपको 15 ईयर्स में एक और इंजेक्शन लगेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब इंजेक्शन आपको तभी लगने हैं ताकि आप डिजीज़ से बच पाओ, हेपेटाइटिस ए के, हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस ए के, तो ये सारे आपको इसीलिए लग रहे हैं ताकि आप डिजीज़ से बच पाओ। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये होगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि होस्ट सेल्स में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल करती है। नाउ नेक्स्ट इज द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लीचेंस आर। अब अगर मैं लीचेंस की बात करूँ बेटा, तो लीचेंस में आपके एक तो एल्गे रहते हैं, दूसरा रहता है फंगस। हाँ मेरे को पता है कि ये लाइन आपकी बुक में नहीं दी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा तो बाहर का भी आएगा, तो पढ़ लो, अभी समझ लो उसको कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हो, राइट। तो एल्गे स्पेस वगैरह दे देता है, फंगस वहाँ पे बैठ जाता है और फंगस फूड वगैरह दे देता है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई कि नहीं हुई, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तभी तो है। तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स फ्री, यानी कोई भी चीज़ इसमें दुनिया में जो है फ्री की नहीं होती, तो हर चीज़ का पैसा लगता है, और तो इसलिए हर चीज़ का मतलब कुछ ना कुछ लगता है ना डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एल्गे एंड फंगस, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज। अब भाई अगर मैं ब्रेड की प्रिपरेशन की बात करूँ, ब्रेड में क्या डालते हो आप, यीस्ट डालते हो, राइट। तो यीस्ट पाउडर जब डालते हो, यीस्ट एनारोबिकली रिस्पायर करता है। मैंने आपको एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह नहीं पढ़ा है तो भाई शर्म की बात है, क्योंकि क्लास 7 पूरी करके ही क्लास 8 में आए हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यीस्ट लेता है बिना ऑक्सीजन के, राइट। तो उसके बदले में यीस्ट बाय प्रोडक्ट्स क्या देता है, अल्कोहल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप उसको ब्रेड में डालेंगे तो उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, क्योंकि उस समय यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, अल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा। बट मैम अब आप कहोगे क्या हमारे ब्रेड में अल्कोहल होता है, नहीं, आपके ब्रेड में अल्कोहल इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब ब्रेड को बेक करने के लिए रखते हैं तो इथेनॉल का यानी कि अल्कोहल का जो बेकिंग हीटिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, तो वो फट से उड़ जाता है वेपर फॉर्म में बनकर। तो इसलिए आपके ब्रेड से सारा जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपके उसमें रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब आप बेक करते हो तो गैस जो है जब भी हीट होती है तो वो एक्सपेंड करती है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रेड फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा मतलब मोटे मोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, द डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ इज स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोन इज स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज। तो आप देखो यहाँ पे दिया है डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोन, यानी कि पहले हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती है और वो एक इंसेक्ट से स्प्रेड होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, पोलियो और मीजल्स। भाई पोलियो और मीजल्स को तो पहले ही साइड कर दो, ठीक है। अब हमारे पास बचा मीजल्स, बेटा आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है और पोलियो वायरस डिजीज़ होती है, डेंगू भी वायरस डिजीज़ होती है। बची मलेरिया, और मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, करेक्ट, यहाँ पे हो गया मलेरिया आंसर, है ना। तो नेक्स्ट है, पहेली डक 2 पिट्स A and B हर गार्डन। इन पिट ए, हाँ ठीक है, इन pit A she put polythene bag with some agricultural waste. In pit B she dumped same kind of waste without packing
without packing it in an polythene bag. She then covered both the pits with the soil. What did she observe after a month? तो भाई ये सिंपल सी बात है कि पहली ने 2 पॉट्स लिए, मतलब 2 पिट्स लिए, पिट्स उसने खोदे, उसका एक पिट में तो उसने पॉलीथीन डाली और उसके साथ कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट था, और दूसरे वाले पिट में उसने थोड़ा सा एग्रीकल्चर वेस्ट था पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले उसने सेम काइंड ऑफ वेस्ट डाला विदाउट पैकिंग अ पॉलीथीन बैग, यानी कि उसने एग्रीकल्चरल वेस्ट डाला लेकिन पॉलीथीन बैग नहीं लगाया ऊपर से, ठीक है। लेकिन पहले वाले में उसने पॉलीथीन बैग में पैक करके एग्रीकल्चर वेस्ट डाला था अंदर। अब 1 महीने के बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगी? डियर स्टूडेंट, पहले मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल होता है? पॉलीथीन क्या बायोडिग्रेडेबल होता है? क्या पॉलीथीन को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं? अब आप कहोगे मैम कर तो सकते हैं, लेकिन अब आप कहोगे मैम नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा बेटा। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कि आपके 2 मिनट में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, नहीं, इसको सालों लग जाते हैं टू कन्वर्ट इनटू अ डिकम्पोज मटेरियल, राइट। प्लास्टिक इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, राइट, तो इसमें आपको बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए पॉलीथीन वाला बैग में जिसमें उसने लपेटा है वो तो डिकम्पोज होगा नहीं, पहले ही बता दिया हमने आंसर। और जो बी वाला है जिसमें उसने एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसे ही डाला हुआ है वो डेफिनेटली डिकम्पोज हो जाएगा। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, पहले ही बना दिया करो ना आंसर, पहले ही ऑप्शन पढ़ने से पहले, जिससे क्या हो एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। ये सोचते रहेंगे अच्छा इसने ये बोला है, ठीक है, ये सोचते हैं, नहीं, सिंपल सी बात है कि पॉलीथीन आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट। डिकम्पोज हो सकता है वो भी, लेकिन कब? बहुत सालों बाद, सालों लग जाते हैं पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में, कभी कभी हज़ारों साल लग जाता है उसको डिकम्पोज होने में। इसलिए तो पॉलीथीन को नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रख रखा है ना। तो ऑप्शन है वेस्ट इन पिट ए डिग्रेड फास्टर देन पिट बी, वेस्ट इन पिट बी डिग्रेड फास्टर देन पिट ए, वेस्ट इन बोथ पिट्स डिग्रेड ऑलमोस्ट इक्वली, वेस्ट डिड नॉट डिग्रेड एट ऑल। तो भाई इसका आंसर होगा वेस्ट इन पी डिग्रेड फास्टर देन वेस्ट इन पिट ए, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 7 वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैं नहीं चाहती कि वीडियो लॉन्ग हो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते इसलिए हैं ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कुछ जानकारी मिले, ज़्यादा कुछ आप ग्रैब कर पाएँ, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रही, सो दैट व्हाट विल हैपन दैट यू विल एबल टू ग्रैब द नॉलेज इन विद इन द 12 मिनट्स। क्योंकि अगर मैं वीडियो को एक्सटेंड करूँगी सो व्हाट विल हैपन दैट आप लोग बोर भी हो जाओगे और फिर आप लोग छोड़ दोगे, भाई इतना लंबा चौड़ा वीडियो कौन देखे, राइट। तो भाई छोटे वीडियो में ज़्यादा जानकारी मिलनी है, दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट। तो आपका काम क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। सो दैट व्हाट विल हैपन दैट हमारे वीडियो जो है फटाफट आपके पास पहुंच जाएंगे जैसे ही हम अपलोड करेंगे, एंड ऑल्सो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह एनसीईआरटी बुक में रीड करना है माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर को, और साथ ही साथ एक और होमवर्क है, छोटा सा है वो तो, ठीक है, वो है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। So dear students, this is all for today's video. Thank you so much for watching.